Hello everyone, my name is Anshul Jain and let's start with our daily analysis of the Hindu newspaper dated 3rd of January. So on the first page, a very important news and a legal update as well. What the title of the news says, Supreme Court majority ruling finds no flaw in 2016 demonetization process. So यहाँ पर क्या हुआ है कि demonetization हमारा जो 2023 की अगर हम पहली सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग देखें तो that was about demonetization only. और यहाँ पे क्या हुआ है कि बेसिकली थोड़ा सा इसका कंटेक्स्ट समझते हैं। डीमोनेटाइजेशन हमें ऑलरेडी पता है कि 8 ऑफ नवंबर 2016 को जिस तरीके से यहाँ पर एकदम से डिसीजन आया था और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया था कि आफ्टर 8 PM जो इंडिया में जो करेंसी है लीगल टेंडर है ऑफ 500 रुपीज़ नोट्स एंड 1000 रुपीज़ नोट्स उनको बंद कर दिया गया है और हमारे पास लगभग 50 to 53 डेज का समय था कि हमको वो जो अमाउंट है अगर हमारे पास करेंसी नोट्स है तो हम उसको हमारे बैंक में डिपॉजिट करा सकते हैं। सो उसके के बाद क्या हुआ, काफ़ी सारी पिटिशंस हुई और लगभग 58 पिटिशंस यहाँ पे फाइल की गई कि ये जो डिसीजन लिया गया सही नहीं लिया गया, इससे रिलेटेड काफ़ी समय तक और काफ़ी बार सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पर सरकार ने भी बोला, सरकार ने डिसीजन लिया कि ये तो एग्जीक्यूटिव का ऑर्डर है और इसमें कहीं ना कहीं जुडिशरी को बीच में नहीं आना चाहिए। बट यहाँ पे जो कोर्ट्स है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट से अलग अलग जब उनकी पिटिशन आई तो उन्होंने बोला, जब उनका वर्डिक्ट आया तो उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा नहीं है और कहीं ना कहीं ये अगर लेजिस्लेचर के थ्रू पास होकर कहीं ना कहीं प्रोसेस होता है तो हम उसमें हस्तक्षेप नहीं करते, बट जब यहाँ पे डिसीजन पूरे समूचे देश का आता है तो हमको डेफिनेटली यहाँ पे इंटरवीन करना है। सो अभी यहाँ पर इससे रिलेटेड जो वर्डिक्ट था और इसमें 5 जजेस की जो बेंच थी उसमें 4 जजेस जो मेल जजेस थे उन्होंने कहीं ना कहीं इस डिसीजन को जो सेंटर ने लिया, यूनियन गवर्नमेंट ने उसको सपोर्ट किया और जो फीमेल है श्रीमती ऑनरेबल जो जज है बीवी नागरत्ना जी, उन्होंने इस पर डिसेंट किया है कि जो सरकार की जो इंटेंशन है वो गलत नहीं थी बट जो प्रोसेस है उसको कहीं ना कहीं क्वेश्चन किया है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे ये मोदी गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव चीज़ है कि जो डिसीजन उन्होंने लगभग 6 साल पहले लिया था तो उसको कहीं ना कहीं यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट का भी कहीं ना कहीं जो है ठप्पा यहाँ पर कहीं ना कहीं लग गया है। सो यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि हमें इसके बारे में पता होना चाहिए कि क्या हमारे देश में पहली बार यहाँ पे डिमोनेटाइजेशन हुआ, नहीं ऐसा नहीं। इवन जो इंडिपेंडेंस डे है उसके पहले भी हुआ था और जो 1978 में भी हमारे अंडर द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ श्री मोरारजी देसाई, लेट मोरारजी देसाई जी, उनकी लीडरशिप में भी हमने देखा था कि हमारे देश में डिमोनेटाइजेशन हुआ था और तब 1000 रुपीज़ के, 5000 रुपीज़ के और 10,000 रुपीज़ के नोट्स कहीं ना कहीं बंद कर दिए गए थे। बट उस समय क्या हुआ था कि जो चंक था, बिकॉज ये जो नोट्स है, जो बड़े टेंडर्स के जो नोट्स है, लीगल टेंडर्स 1000, 5000, 10,000, ये किसके पास, जो रिच है, वेल्दी है, उनके पास ही हुआ करते। तो फिर इतना पैसा यहाँ पर कहीं ना कहीं नहीं आया था वापस मेन स्ट्रीम में और उस समय जो समय दिया गया था दैट वाज नियरली 7 to 8 डेज ओनली, मतलब 16th of जनवरी को 1978 को ये डिसीजन लिया गया था और 22 जनवरी तक का लगभग 5 से 6 दिन का समय दिया गया था कि अगर आपके पास ये नोट्स है तो आप बैंक्स में जमा कराइए, राइट। तो अब यहाँ पे जो समय दिया गया लगभग 52 डेज का यहाँ पर समय दिया गया था और जिस तरीके से पिटिशंस यहाँ पर आई और उसके बाद जो अपोजिशन की तरफ से जो थे यहाँ पर जो अगेंस्ट में थे इस डिसीजन के, उनको यहाँ पर कहीं ना कहीं जो हमारे फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर हैं पी चिदम्बरम जी, वो कहीं ना कहीं इसको पूरा इनिशिएट कर रहे थे और फाइनली यहाँ पर डिसीजन आया सरकार के पक्ष में इन 4:1 वर्डिक्ट। एंड 1 सेकेंड, इन 4:1 verdict, the Supreme Court upheld the demonetization process, a snapshot of the majority and dissenting observation. So यहाँ इसके थ्रू हमें समझ आया कि डिमोनेटाइजेशन के बारे में उसके पहले कब हुआ था और अभी की स्थिति, क्योंकि क्या हो रहा था कि अभी इसको जो बेंच को जो हेड कर रहे थे मिस्टर नाजिर, ऑनरेबल जस्टिस मिस्टर नाजिर, उनका भी टेन्योर यहाँ पे 4 जनवरी को समाप्त हो रहा था। तो अगर इसका डिसीजन अभी नहीं लिया जाता तो ये बहुत पेंडिंग हो जाता। इसी वजह से डिमोनेटाइजेशन के लिए कल फाइनली यहाँ पर रूलिंग आई और 4:1 वर्डिक्ट के तहत यहाँ पे कहीं ना कहीं सरकार के इस डिसीजन को लगभग 6 साल पहले को कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की भी यहाँ पर मोहर लग गई। बट यहाँ पे हमारे लिए ये भी जानना जरूरी है कि जो सिचुएशन हुई, इवन जो जजेस ने इसको पर्टिकुलर बात को सपोर्ट किया तो उन्होंने ये भी बोला कि एक रिवर्सिबल डिसीजन है, इस डिसीजन को हम रिवर्स नहीं कर सकते। और यहाँ पे जो काफ़ी सारे जो पिटिशनर्स हैं उनका ये मानना था कि एक प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस का एक प्रोसीजर होता है, आपने एकदम से ये डिसीजन ले लिया। बट जो जजेस है, ऑनरेबल जजेस, उनका ये मानना था कि अगर इसमें ड्यू डिलिजेंस मतलब एक चीज़ की आप सभी पार्टीज़ को या पार्लियामेंट में बिल लेके आते तो सबको पता ही चल जाता, फिर इसके लिए आप कुछ कर ही नहीं पाते। तो इस तरीके के डिसीजंस कहीं ना कहीं जिस तरीके सरकार ने लिए तो उनका इंटेंशन खराब नहीं था, हालांकि प्रोसेस थोड़ा सा इस तरीके का था कि दैट वाज द नीड ऑफ द आवर। इन सब चीज़ों के बारे में इस पर्टिकुलर न्यूज़ में बताया गया। ये एक लीगल अपडेट भी है और हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी हो सकती है।
चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम। और हमें ये भी पता होना चाहिए कि ऑनरेबल जस्टिस बीवी नागारत्ना आने वाले समय में 2027 में हमारे देश की पहली महिला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी होंगी। तो ये भी हमें पता होना चाहिए। अभी तक हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट की जजेस काफ़ी महिलाएं हुई, बट अभी तक सीजेआई हमारे देश में नहीं हुई। हालांकि उनका जो टेन्योर रहेगा वो काफ़ी कम रहेगा, लगभग 32 डेज का ही रहेगा, बट फिर भी हमारे देश के लिए बहुत बड़ा यहाँ पर ये अचीवमेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिटी पार्ट वी कैन स्किप। So this was about the people are asking about the sacking of the minister, Haryana minister. So this is all political. Okay. So यहाँ पे what the news says, what the title of the news says, Karnataka issues order to implement registered vehicle scrappage policy. So सबसे पहले हम यहाँ पे vehicle scrappage policy के बारे में थोड़ा समझते हैं कि बेसिकली होता क्या है और अभी कर्नाटका यहाँ पे क्या करना चाह रही है ये कहीं ना कहीं इसको इम्प्लीमेंट करके। सो व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी का एक ड्राफ्ट लगभग सवा साल पहले 2021 में हमने देखा था लास्ट क्वार्टर में, जो ऑनरेबल मिनिस्टर है इसके रोड ट्रांसपोर्ट के श्री नितिन गडकरी जी के द्वारा लाया गया था। उसमें क्या था कि जो पुराने व्हीकल्स है उनको क्या किया जाएगा, स्क्रैप किया जाएगा, बिकॉज उसकी वजह से बहुत ज़्यादा यहाँ पर पोल्यूशन होता है प्लस एनवायरनमेंट के लिए एक कहीं ना कहीं, बिकॉज जब हम पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट्स में COP 26-27 में जब हम बातचीत करते हैं कि हमारे इतने बड़े बड़े टारगेट्स हैं, तो उन टारगेट्स को कहीं ना कहीं अगर हमको मेट करना है तो हमें ये जो व्हीकल से पॉल्यूशन हो रहा है उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। इसी को देखते हुए एक ड्राफ्ट पॉलिसी यहाँ पर लाई गई। वो पॉलिसी बोलती है कि जैसे नॉर्मली इन जनरल आप देखेंगे तो हमारे देश में अगर कोई 4 व्हीलर है 2 व्हीलर है उसका अगर रजिस्ट्रेशन होता है वो 15 साल के लिए वैलिड होता है, 15 ईयर्स। आपको 15 ईयर्स के बाद भी उसको यूज़ करना है तो आप क्या कर सकते हैं, आप फिर से जो है रजिस्ट्रेशन उसका करा सकते हैं, री रजिस्ट्रेशन होता है और 5 साल के लिए वो एक्सटेंड होता रहता है, राइट। वो कमर्शियल व्हीकल्स के लिए होता है, प्राइवेट व्हीकल्स के लिए भी होता है। बट हमारे देश में काफ़ी सारे व्हीकल्स ऐसे हैं जो किस तरीके से काम कर रहे हैं कि वहाँ पे काफ़ी समय से काम कर रहे हैं, काफ़ी समय से यूज़ में है और बहुत ज़्यादा पोल्यूशन यहाँ पे कर रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पर ये व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी लेके आई। इसके तहत क्या होगा, आप डेडिकेटेड यहाँ पे सेंटर्स बनाए जाएंगे, सेंटर के द्वारा, इवन स्टेट्स के द्वारा, या फिर ये एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो सकती है। उसके बाद क्या किया जाएगा कि आपका कोई व्हीकल है, आपको पता है कि बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है और फिटनेस सर्टिफिकेट भी नहीं दिया जा रहा। फिटनेस सर्टिफिकेट बेसिकली क्या होगा कि अथॉरिटीज़ के द्वारा फिटनेस सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि आपका व्हीकल जो है वो मतलब जो नॉर्म्स यहाँ पे जो मिनिस्ट्री उसके द्वारा जो सेट किए गए उसको मैट कर रहा है। अगर वो नहीं कर रहा तो फर्स्ट टाइम अगर वो मैट नहीं कर रहा तो आपको सेकंड अपॉर्चुनिटी दी जाएगी फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए। सेकंड टाइम भी नहीं होता तो फिर अल्टीमेटली आपको फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा, फिर उसको स्क्रैपेज में डाला जाएगा। अब अगर स्क्रैपेज का प्रोसेस क्या है कि आपने अगर स्क्रैपेज में वहाँ पे दे दिया तो अल्टीमेटली होगा क्या कि वो जो रहेगा आपका पर्टिकुलर व्हीकल उसको क्या किया जाएगा, स्क्रैप कर दिया जाएगा और आपको एक प्रॉपर एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। आप उस सर्टिफिकेट का क्या करेंगे, जब आप नया व्हीकल वहाँ पे परचेज करने जाएंगे जो भी शोरूम में, तो वहाँ पे वो सर्टिफिकेट आप दिखा के कहीं ना कहीं जो है डिस्काउंट वहाँ पे अवेल कर सकते हैं। बट इसमें यहाँ पर सरकार ने बोला कि हम हमारी तरफ से फाइनेंशियल एड यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। बट यहाँ पे इन जनरल अगर देखा जाए तो 4 to 5% का यहाँ पर गवर्नमेंट बता रही है कि इतना यहाँ पर हम कहीं ना कहीं फ़ायदा देंगे अगर आप नई गाड़ी लेंगे और आपने पुरानी अगर स्क्रैप कर दी है तो। बट इसमें एक बड़ा कंसर्न ये है कि अगर जब आप कंपेयर करते हैं यूएस से, जर्मनी लगभग यहाँ पे $3,000 व्हीकल स्क्रैपेज के बाद जो है ओनर को देती है और यूएस लगभग $4,150 यहाँ पे देता है। तो इंडिया किस तरीके से यहाँ पे इतना डिस्काउंट्स यहाँ पे इंडिया के द्वारा दिया जा सकेगा या नहीं। हालांकि इंडियन गवर्नमेंट डेफिनेटली इसके लिए काम करे, बिकॉज पोल्यूशन तो है ही है, प्लस सेकंड जब लोग नया व्हीकल खरीदेंगे पुराने को कहीं ना कहीं बेच देंगे तो अल्टीमेटली या उसका स्क्रैप में दे देंगे तो अल्टीमेटली होगा क्या कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और इवन बहुत सारा रेवेन्यू आएगा, जीएसटी टैक्स कलेक्शन हमारा कहीं ना कहीं इंप्रूव होगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी का ड्राफ्ट यहाँ पर लेके आए थे। अब यहाँ पर क्या हुआ है, कर्नाटका ने ऑर्डर इशू किया है टू इंप्लीमेंट रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी। जो कर्नाटका गवर्नमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ चीफ मिनिस्टर श्री बसवराज वी बोम्मई जी, तो उनके द्वारा इनिशिएट किया गया है कि हम क्या करना चाह रहे हैं कि जो व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी हमारे रजिस्टर्ड व्हीकल्स के लिए उसको हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, सो दैट क्या हो जो ऐसे व्हीकल्स हैं जो पोल्यूशन बहुत ज़्यादा फैला रहे हैं तो उनको क्या किया जाए, उनका स्क्रैपेज यहाँ पे किया जाए और उन ओनर्स को कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी दी जाए थ्रू डिस्काउंट्स कि वो अल्टीमेटली आगे जाके क्या कर सके, नए व्हीकल में डिस्काउंट फैसिलिटी यहाँ पर अवेल कर सके। आई होप ये न्यूज़ समझ आ गई होगी और व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी के बारे में हमने इसके थ्रू यहाँ पर समझा। ठीक है, चलिए देन वी कम डाउन टू द एडिटोरियल पार्ट। सो व्हाट द टाइटल ऑफ द एडिटोरियल सेज, व्हेन डिग्रीज लूज देयर वर्थ। सो यहाँ पे ऑथर ने यहाँ पर बात की है कि हम हमारे देश की सिचुएशन अगर देखते हैं, स्पेशली यहाँ पर ये पूरा एजुकेशन से रिलेटेड, एजुकेशन सेक्टर स्पेशली डिग्रीज की यहाँ पर बात की गई कि
अगर कोई एस्पायरिंग लॉयर है हु इज इन अ कॉलेज, तो वो क्या सोचता है, मुझे अल्टीमेटली जाना है लिटिगेशन में। ये जस्ट एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल यहाँ पे ऑथर ने दिया है। तो उनके अकॉर्डिंग आदमी सोचता है कि मुझे लिटिगेशन में जाना है, फिर सोचता नहीं यार BA LLB मैंने 5 साल का कोर्स कर लिया, मुझे लगता है कि मुझे मास्टर्स भी कर लेना चाहिए, देन ही और शी गोज फॉर मास्टर्स एज वेल। तो कहीं ना कहीं डिग्रीज का जो वेटेज है वो कहीं ना कहीं हमारे देश में इतना बढ़ता जा रहा है कि फॉर द सेक ऑफ टेकिंग मोर नॉलेज यू आर टेकिंग मोर एंड मोर डिग्रीज। बट जिस तरीके से आप कहीं ना कहीं जो लर्निंग वाला जो माइंडसेट है, आप देखते हैं काफ़ी सारे कोर्सेज ऐसे जो करस्पॉन्डेंस कोर्सेज कराते हैं और आपको कॉलेज नहीं जाना पड़ता, तो इन सब की वजह से जो लेवल ऑफ कहीं ना कहीं लोगों की स्पेशली स्टूडेंट्स की, चिल्ड्रंस की सीखने की जो क्षमता है या कहीं ना कहीं किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा एनग्रॉस्ड होना, वो कहीं ना कहीं काफ़ी कम हो रहा है। स्पेशली कीपिंग इन माइंड जब से लॉकडाउन और कोविड सिचुएशन हमने देखी, तो काफ़ी सारे कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे ऑथर ने साइट किए कि यहाँ पे बच्चों को मतलब फोर्स करना पड़ रहा है, उनको समझाना पड़ रहा है कि आप यू नीड टू फोकस ऑन मोर एंड मोर रीडिंग। इफ यू रीड मोर देन इट विल डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू इन योर करियर एज वेल और द स्टडी विच यू आर डूइंग। तो these all things should be a process, but what is happening right now ki this is because of the current circumstances in which we are in, the teachers, the academicians, they have to pressurize, they have to tell students again and again that you need to focus more and more on reading. This is just an example. So इन्हीं सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे ऑथर ने बताया कि on one side students are going for taking more and more degrees, and on the other end if we see the situation, तो job opportunities की बात की जाए तो वो कहीं ना कहीं रिड्यूस होती जा रही है। तो जब आदमी सोच रहा है कि मुझे 2 साल का और वेट करना चाहिए, मुझे एक डिग्री और लेनी चाहिए, तो उसमें जो अपॉर्चुनिटी है वो कहीं ना कहीं लॉस्ट हो रही है। अगर इसी की बजाय वो 2 साल कहीं ना कहीं जो लिटिगेशन या जो भी उनका एम था उस पर अगर काम करे, तो कहीं ना कहीं 2 साल में काफ़ी कुछ चीज़ें सीखी जा सकती है। तो इस चीज़ को भी यहाँ पे ऑथर ने हाईलाइट किया, इसीलिए व्हेन डिग्रीज लूज देयर वर्थ, सो दैट्स व्हाई द टाइटल ऑफ दिस पर्टिकुलर एडिटोरियल इज क्वाइट एप्ट कि जब डिग्रीज जो है, क्योंकि यू आर गोइंग फॉर मोर एंड मोर क्वांटिटी, तो उससे कहीं ना कहीं जो वर्थ है या जो क्वालिटी है वो कहीं ना कहीं डिक्रीज हो रही है, बिकॉज योर फोकस इज ऑन कि नाउ आई एम डूइंग दिस कोर्स बट इन फर्दर आई विल डू मोर डिग्रीज, बिकॉज ज़्यादा डिग्री पाइलअप हो जाएगी, दैट इज इवेंचुअली गोइंग टू हेल्प मी। एंड स्पेशली जब आप इंटरव्यूज़ के लिए जाते हैं तो वो डिग्रीज बहुत सारी रहेगी आपके पास, तो अल्टीमेटली वो आपके लिए एडेड एडवांटेज रहेगा कि मैंने इतने सारे कोर्सेज किए। बट क्या वो एक्चुअल में आपका मेंटल डेवलपमेंट यहाँ पर कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, आपको और साउंड बना रहे हैं, नहीं बना रहे हैं इन दैट पर्टिकुलर फील्ड, तो वो भी एक अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर है जो ऑथर ने यहाँ पर हमारे लिए यहाँ पर छोड़ दिया है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम फर्स्ट ओपिनियन में। What the title of the first opinion says, GST buoyancy. Buoyancy का बेसिकली मतलब होता है उछाल, राइट? सो December's revenue signals some post-festive fervor in the economy. So अभी भी हमने डिस्कस भी किया था कि अभी का जो हमारा दिसंबर मंथ का दिसंबर 2022 का जो GST रेवेन्यूज था, टैक्स कलेक्शन था, वो बहुत बढ़ गया था। लगभग अभी तक जब से हमने इंडायरेक्ट टैक्स GST को इम्प्लीमेंट किया है, थर्ड हाईएस्ट था, राइट? लगभग 1,49,000 करोड़ का हमें GST रेवेन्यू रिसीव हुआ, जो हमने कल भी डिस्कस किया था कि CGST, SGST, IGST और जो अलग सेस लगते हैं उन सबको मिला के इतना टैक्सेस हुआ था। सो यहाँ पे ऑथर ने यही बात की है कि जिस तरीके से हमारा टैक्स कलेक्शन यहाँ पर बढ़ा है वो अल्टीमेटली एक अच्छी बात है, बट इसी के साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अभी जो फेस्टिव सीजन था वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे उसमें प्ले किया। इसी वजह से यहाँ पे ऑथर ने बोला है कि दिसंबर रेवेन्यू सिग्नल सम पोस्ट फेस्टिव फर्वर इन द इकोनॉमी। इसी के साथ साथ ऑथर ने बात की, जैसे टू बी प्रिसाइज 1,49,507 करोड़ का हमें GST कलेक्शन यहाँ पर रिसीव हुआ, और इससे ये क्या इंडिकेट किया जा सकता है दैट फैक्ट्रीज एंड सर्विस प्रोवाइडर्स वर बिजियर देन दे वर इन अक्टूबर। दैट मीन्स कहीं ना कहीं नवंबर में और बेटर जो है ये दिसंबर में जो है बेटर टैक्स कलेक्शन हुआ। रीजन बीइंग कि नवंबर में जो है बिजनेस यहाँ पर और अच्छा हुआ, और स्पेशली हमने पोस्ट दिवाली देखा सिचुएशन बेटर ही हुई। तो यहाँ पे ऑथर ने इस पर्टिकुलर ओपिनियन में पुराने कुछ महीने और जो आउटपुट रेट रही है प्लस पिछले साल से कंपेयर, क्योंकि पिछले साल से अगर हम कंपेयर करेंगे तो डेफिनेटली अच्छा होगा, क्योंकि पिछले साल हमने क्या देखा था, कोविड का समय देखा था इसी समय के आसपास, तो उससे तो हमेशा बेटर ही रहेगा। बट फिर भी यहाँ पे ऑथर ने बताया कि जिस तरीके से हमारे देश में हमने यहाँ पे GST टैक्स कलेक्शन किया वो डेफिनेटली यहाँ पर बहुत कमेंडेबल है, और यहाँ पे सरकार के द्वारा काफ़ी अच्छा टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन यहाँ पर किया गया है। देन सेकेंड ओपिनियन भी हम डिस्कस करेंगे, दैट इज ओवर द बॉर्डर लाइन. People on either side of a border should not be victims of international conflicts.
सो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बताया गया, दैट इज वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। सो सबसे पहले इसको समझते हैं, फिर इस ओपिनियन को समझेंगे। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत बेसिकली होता क्या है कि जो बॉर्डरिंग कह सकते हैं विलेजेस हैं, जो बॉर्डर्स पे जो विलेजेस हैं उनको यहाँ पे और स्ट्रेंथन करें और इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पहुँचाया जाए, वहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी हो, रोड्स अच्छे हो, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अच्छी हो, उन सब के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम यहाँ पे सरकार लेके आई। सो यहाँ पे ऑर्डर ने क्या बोला कि अभी भी रिसेंटली जो हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर हैं ऑफ होम मिनिस्टर एंड कॉर्पोरेशन मिनिस्टर श्री अमित शाह जी, उन्होंने बोला कि जो लोग बॉर्डर्स पे हैं, बॉर्डर्स पे रहते हैं और जो वहाँ विलेजेस में हैं, वो उनका जो पैट्रियोटिज्म है और उनका जिस तरीके से कॉन्फिडेंस है, उससे कहीं ना कहीं हमारा मोराल कहीं ना कहीं बढ़ता है। इससे रिलेटेड उन्होंने बात यहाँ पर की थी और उनके वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर सब चीज़ों का पहुँचना वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो इसी वजह से यहाँ पे ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो अमित शाह जी का स्टेटमेंट है, वो कहीं ना कहीं स्टेटमेंट उन्होंने क्वेश्चन किया कि साल भर से आपने इसके बारे में इसके अनाउंस किया था कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, बजट में भी आपने बोला कि हम इस पर काम कर रहे हैं, बट क्या एक्चुअल में धरातल पे इसमें काम हुआ है क्या, और कितने, और क्या आपका फोकस केवल चाइना से रिलेटेड ही है कि हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, क्या आप यहीं के जो बॉर्डरिंग स्टेट्स, बॉर्डरिंग विलेजेस है उन्हीं पे काम कर रहे हैं, या बाकी सभी जो हमारे बॉर्डरिंग विलेजेस है बाकी स्टेट्स के उन पे भी काम कर रहे हैं? तो ये भी ऑर्डर ने क्वेश्चन किया और साल भर का अपडेट भी मांगा थ्रू दिस ओपिनियन। और कहीं ना कहीं ये भी बोला कि अगर आप इस तरीके के स्टेटमेंट्स अगर देते हैं तो उससे कहीं ना कहीं एक, क्योंकि जो लोग बॉर्डर्स पे रहते हैं उनके बीच में भी कहीं ना कहीं एक अच्छा रिलेशन हो जाता है, क्योंकि एक मतलब छोटी सी दूरी में ही काफ़ी सारे मतलब लोग रहते हैं, राइट। और हो सकता है कुछ किसी एक देश से बिलोंग करते हैं, कुछ दूसरे देश से, बट जब पास में लोग रहते हैं तो उनमें मिलना जुलना थोड़ा बहुत रहता ही है। तो ऐसे स्टेटमेंट देने से उनमें भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी खटास आ सकती है, इसको भी यहाँ पर ऑथर ने बताया। तो बेसिकली वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के बारे में हमने थोड़ा सा इसमें समझा कि किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए यहाँ पर मोदी गवर्नमेंट के द्वारा स्कीम लाई गई है। ठीक है, चलिए अब हम सीधा टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट पार्ट पे बढ़ेंगे आगे। सो टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में दिस इज इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा अलार्मिंग भी है जो सिचुएशन अभी हमारे देश में हो रही है, दैट इज अ न्यू कोरोना वायरस वेरिएंट ऑन द ब्लॉक। सो जिस तरीके से हम देख रहे हैं कोविड के केसेस हमारे देश में बढ़ते जा रहे हैं, तो अब फिर से एक नया वेरिएंट ऐसा आ गया जो कहीं ना कहीं एक तरीके से सुपर वेरिएंट है। और अभी तक ऐसा बताया जा रहा है कि अभी तक जितने भी हमने ओमिक्रॉन के वेरिएंट देखे, सबसे डेडली ये वेरिएंट है, दैट इज XBB 1.5। इसके पहले जो वेरिएंट्स हमने देखे वो, क्योंकि हमारे देश में अभी तक हमने जितने वेरिएंट्स देखे, डेल्टा वेरिएंट सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं ऐसा था जिसने काफ़ी लोगों की जान ली, सेकेंड वेव जो हमारे यहाँ पे थी। बट अब यहाँ पे जो स्थिति हम देख रहे हैं ओमिक्रॉन वेरिएंट्स को देखते हुए, तो क्या हो गया कि ओमिक्रॉन के बहुत सारे वेरिएंट्स आए। हमने देखा BA.7, BA.5, XB.1, अब यहाँ पे ये जो वेरिएंट आया XBB 1.5, ये सबसे ज़्यादा डेडली बताया जा रहा है। और इसमें US में काफ़ी केसेस आ रहे हैं, और इंडिया के लिए भी सबसे बड़ी बात ये है कि इंडिया में भी गुजरात में इससे रिलेटेड केस यहाँ पर आ चुका है। तो गुजरात की गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बता दिया, इवन महाराष्ट्र जो उसका पड़ोसी स्टेट है, राज्य है, तो उसने भी बोला कि हम अब यहाँ पे जो, क्योंकि गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में जो ट्रैवलर्स है वो काफ़ी सारे हैं, तो इसकी वजह से महाराष्ट्र में जितने भी अब कोविड के केसेस आएंगे तो उनकी सबकी हम जीनोम सीक्वेंसिंग करेंगे, मतलब ये पता लगाएंगे कि कौन सा यहाँ पर जो है पर्टिकुलर वेरिएंट है। और हमने पहले भी देखा कि जब केसेस आए तो महाराष्ट्र ने बहुत ज़्यादा यहाँ पर कहीं ना कहीं कोविड का जो है कहीं ना कहीं केसेस झेले, बहुत सारे केसेस यहाँ पे महाराष्ट्र में बढ़े और काफ़ी सारे लोगों की जान भी गई। तो इस वेरिएंट के बारे में बताया गया, और ऐसा भी बताया गया कि जो सिचुएशन हो रही है सभी जगह, बिकॉज अभी तक हम देख रहे थे कि चाइना में जो वेरिएंट आ रहा है BA.7 वो इंडिया में इतना डेडली नहीं होगा, रीजन बीइंग कि इंडिया में ऑलरेडी लोगों में इम्यूनिटी है, बट ये जो वेरिएंट है ये बहुत ज़्यादा डेडली है। और इवन अगर आपने वैक्सीनेशन भी करा रखा है फिर भी ये वेरिएंट कहीं ना कहीं लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है। तो अभी की सिचुएशन में जो अथॉरिटीज़ है, हेल्थ अथॉरिटीज़, इंडियन गवर्नमेंट ने, इवन सेवरल अदर कंट्रीज एज वेल, उन्होंने जो फॉरेन ट्रेवलर्स है उनकी यहाँ पर टेस्टिंग करना स्टार्ट कर दिया है और उस पर काम किया जा रहा है, सो दैट लोगों से भी अपील कर रही है यहाँ पर कहीं ना कहीं हेल्थ मिनिस्ट्रीज, गवर्नमेंट, कि अगर आपको सिम्टम्स हैं तो आप डेफिनेटली टेस्ट कराइए, और उससे अल्टीमेटली ताकि लोगों में स्प्रेड ना हो, क्योंकि ये जो वेरिएंट आया है ये डेडली भी है और ये कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन पे भी कहीं ना कहीं लोग, दोज पीपल हु आर ऑलरेडी वैक्सीनेटेड, उनको भी यहाँ पे कहीं ना कहीं नहीं छोड़ रहा है। तो यहाँ पे हमारी ड्यूटी एज ए सिटीजन क्या बन जाती है कि अगर हमने कोविड का बूस्टर डोज अभी तक नहीं लिया है, और अभी जो इनकोवैक करके जो नेजल शॉट जो आया है, जो कहीं ना कहीं 0.5 ml के जो 4 ड्रॉप्स दोनों नॉस्ट्रिल्स में डालने, तो वो हमारे लिए हो जाता है कि हम बूस्टर डोज जल्द से जल्द दें ताकि अपने आप को इम्यून करें करंट सिचुएशन में। इस तरीके की चीज़ें इस पर्टिकुलर एक्सप्लेन में बताई गई है।
चलिए, देन द सेकंड एक्सप्लेन इज अबाउट आसाम। आसाम के डिलिमिटेशन के बारे में हमने ऑलरेडी थोड़ा बहुत डिस्कस किया है कि बेसिकली हुआ क्या है, डिलिमिटेशन क्या होता है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज को बढ़ाया कम नहीं किया जा रहा, बट कुछ जो नए एडिशनल 4 डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पे ऐड किए गए थे उन्हीं को मर्ज किया जा रहा है। तो इसके बारे में कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने क्वेश्चन किया है कि क्या ये सही है, और आने वाले इलेक्शंस में जो मुस्लिम पॉपुलेशन है नियरली 30 to 32% इन आसाम, और जब चुनाव होंगे उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस तरीके का डिसीजन यहाँ पे डिलिमिटेशन कमीशन द्वारा लिया गया है या सरकार के द्वारा लिया जा रहा है। चलिए, इसको स्किप करेंगे। ओके, एक छोटी सी न्यूज है, दैट इज पैनल फॉर्म्ड टू प्रोटेक्ट लैंड एंड जॉब्स इन लद्दाख। एक पैनल यहाँ पे, क्योंकि हमें पता है कि जब से आर्टिकल 370 और 35 का एब्रोगेशन हुआ है, तो पहले क्या होता था कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख साथ में एक स्टेट हुआ करते थे। अब क्या हो गया, दोनों यूनियन टेरिटरीज हो गए, और जम्मू कश्मीर तो ऐसा यूनियन टेरिटरी है विद अ लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब आने वाले समय में चुनाव होंगे जैसा दिल्ली है। बट लद्दाख जो है दैट इज विदाउट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो वहाँ के डेवलपमेंट के लिए, वहाँ के प्रोटेक्शन के लिए जो है अंडर द लीडरशिप ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है हमारे होम अफेयर्स के नित्यानंद राय जी, उनके अंडर में एक 17 मेंबर कमेटी बनाई गई, जिसमें जो लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं आर.के. माथुर जी, वो भी इस कमेटी का पार्ट है, सो दैट जो लद्दाख के जो लोकलाइट्स हैं उनके जो हित है, राइट्स है, अधिकार जो है, उनको कैसे यहाँ पे ध्यान में रखा जा सके, उनके डेवलपमेंट के लिए कैसे काम किया जा सके, उसके लिए कमेटी यहाँ पर छोटी सी बनाई गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। देन ओके, ये थोड़ा सा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि व्हाट द न्यूज़ सेज, ऑनलाइन गेम्स मस्ट रजिस्टर्ड विद सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी से ड्राफ्ट रूल्स। सो यहाँ पे बात की गई है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स, डिजिटल मीडिया एंड एथिक्स कोड। ये बेसिकली क्या करते हैं कि जो फेसबुक हो गया या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो गया, उनके लिए एक एपेक्स बॉडी बनाई गई कि आप क्या करिए, अगर आप सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरनेट आ रही है, सोशल मीडिया इंटरनेट आ रही है, तो आपको डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, क्योंकि हम काफ़ी बार देखते हैं कि बहुत से ट्विटर अकाउंट्स है, इंस्टाग्राम अकाउंट्स है, विदाउट गिविंग एनी अपडेट लोगों के अकाउंट डिलीट कर दिए जाते हैं, उनका कोई डिसीजन भी नहीं होता। तो उसके लिए अथॉरिटी या उसके लिए एक्शन के लिए आईटी रूल्स यहाँ पे हमारे देश में 2021 में लाए गए थे अंडर अश्विनी वैष्णव जी। सो अब क्या हुआ, ऑनलाइन गेमिंग जो जिस तरीके से यहाँ पे बढ़ रहा है इसका मार्केट, तो यहाँ पे जो राजीव चंद्रशेखर जी है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है ऑफ दिस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्ट्री, तो उन्होंने यहाँ पर बताया कि हम ऐसा चाह रहे हैं कि, क्योंकि हम देखते हैं आजकल, अब जब हम टीवी देखते हैं या ऑनलाइन कुछ सर्च करते हैं, तो काफ़ी सारी फॉरेन बेटिंग वेबसाइट भी अपने एडवर्टीजमेंट यहाँ पे देती है। तो क्या करना चाहिए, जितने भी ऑनलाइन गेमिंग ये सब जो चल रहा है हमारे देश में, उसके लिए हमें एक प्रॉपर यहाँ पे प्रोसीजर बनाना चाहिए, सो दैट उनको डिजिटल मीडिया एथिक्स रूल्स, दैट मीन्स आईटी रूल्स के अंतर्गत यहाँ पे लेना चाहिए, सो दैट जो हमारे देश में स्थिति हो रही है कि ऑनलाइन गेमिंग को गवर्न करने के लिए कोई बॉडी नहीं है, तो उसके लिए उस पर काम किया जा सके। और इसको कहीं ना कहीं जो ऑलरेडी लोग हैं, दोज हु आर एसोसिएटेड विद दिस इंडस्ट्री, उन्होंने कहीं ना कहीं इसको सपोर्ट यहाँ पे किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देन ऑन द वर्ल्ड सेक्शन, दिस न्यूज़ हम रोज ही डिस्कस कर रहे हैं कि यूक्रेन और रशिया के बीच में जो फाइट चल रही है, हालांकि डेली बेसिस पे कुछ ऐसा नया अपडेट नहीं है, कभी रशिया के द्वारा अटैक किया जा रहा है, कभी यूक्रेन अटैक कर रहा है या रिटेलिएट कर रहा है, उस तरीके की न्यूज़ हम यहाँ पे देख रहे हैं। वर्ल्ड सेक्शन पे ये न्यूज़ भी हम पढ़ सकते हैं, दैट इज चाइनाज एयर इंकर्शंस इनटू ताइवान डबल्ड। दिस इज बेसिकली द न्यूज़ अबाउट चाइना एंड ताइवान की दोनों देशों के बीच में क्या स्थिति है, और चाइना तो हमेशा से ताइवान को अपनी ही टेरिटरी बताता है। तो यहाँ पे चाइना के द्वारा जिस तरीके से जो उनके एयरप्लेन्स हैं वो कहीं ना कहीं, और जो सॉर्टीज़ है वो ताइवान जो एयर डिफेंस सिस्टम है वहाँ पे मतलब हम समय समय पर देखते हैं इस तरीके के इंकर्जन्स किए जाते हैं। तो उसकी वजह से ताइवान में भी एक डर है कि जिस तरीके से रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया, ऐसा ना हो कि चाइना भी आने वाले समय में या कभी ताइवान पे इस तरीके का अटैक, यहाँ पे मिलिट्री अटैक करते हैं। देन वी कम डाउन टू द लास्ट न्यूज़ ऑफ टुडेज डिस्कशन, दैट इज IMF MD Kristalina Georgieva warns that global economy faces tougher year in 2023। अब IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की जो चीफ है दैट इज मिसेज क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, तो उनके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया कि आने वाले समय जो रहेगा, ये साल जो है 2023, ये और ज़्यादा टफ होने वाला है, क्योंकि कंट्रीज़ लाइक USA, चाइना एंड यूरोपियन यूनियन, इन सब एंड इवन यूरोप एज वेल, तो उनकी स्थिति इस तरीके की हो रही है कि वहाँ पे एक डिमिनिशिंग ट्रेंड बिकॉज कोविड केसेज और लॉकडाउन और ये सब चीज़ों को देखते हुए सिचुएशन बहुत ख़राब है। इसी के बेसिस पे उन्होंने कंक्लूजन किया है कि आने वाला समय जो रहेगा 2023 और ज़्यादा टफ होने वाला है। बट अगर हम यहाँ क्रिस्टलिना जॉर्जीवा की बात कर रहे हैं तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि हुआ क्या था। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जिस तरीके से बंद कर दी गई थी बिकॉज उस समय वो वर्ल्ड बैंक की चीफ थी उस समय,
और उन्हीं की लीडरशिप में कहीं ना कहीं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिलीज की जाती थी और उसमें ऐसा बताया गया था चाइना और कुछ देशों की रैंकिंग इन्फ्लेट की गई थी। फिर से उनके द्वारा जो स्टेटमेंट आया वो कहीं ना कहीं प्रो चाइना की तरफ ही आया कि जिस तरीके चाइना ग्रो कर रहा है, यूएसए ग्रो कर रहा है, यूरोप ग्रो कर रहा है। तो ऐसे समय में हम देख रहे हैं कि अगर इन देशों के साथ प्रॉब्लम्स है तो समूचे वर्ल्ड के साथ दिक्कत होगी। बट उन्होंने कहीं ना कहीं भी यहाँ पर इंडिया या बाकी देशों की यहाँ पर बात नहीं करी जैसा एक्सपेक्टेड था। सो दिस वॉज अबाउट द न्यूज़। सो ऑन द स्पोर्ट्स सेक्शन I didn't find any news which is important from an examination point of view. Okay, so herein I conclude with today's session. So that's all from my side. Thanks for watching.